अस्सलाम वालेकुम गाइस। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट आर द दूज एक्सपेंसेस ऑकर्स ऑन प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। अ कमोडिटी रेंजेस फ्रॉम वेरिएबल्स टू मशीनरी। तो यहाँ पे ये एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अखराजात। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि कुछ कोई अखराजात जो कि किसी भी पर्टिकुलर कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में आते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉस्ट कहते हैं। अच्छा, अब वो कमोडिटी रेंजेस फ्रॉम वेरिएबल्स टू मशीनरी। अब वो कमोडिटी कुछ भी हो सकती है। कोई छोटे छोटे लेवल पे अगर हम बात करें तो साबुन हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, पेजेस कॉपी हो सकती है। हायर लेवल पर हम लोग बात करें तो मशीनरी, उसने कहा है कि मशीनरी में हमारे पास कुछ भी आ सकता है। लूम्स आ सकती हैं जिससे कपड़ा प्रोड्यूस होता है। इसके अलावा और मशीनरी में और बहुत सी रोबोटिक्स आ सकती हैं। मतलब अगर हम हाई लेवल पे एग्जांपल लें तो ये कोई कमोडिटी में कुछ भी हो सकता है, लोअर लेवल से हाई लेवल तक कोई भी चीज़। आगे हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट। प्रॉफिट आर पे ऑफ्स और रिवॉर्ड अ प्रोड्यूसर गेट आफ्टर एलिमिनेटिंग कॉस्ट फ्रॉम द रेवेन्यूज़। अब हमारे पास कॉस्ट हमने पढ़ लिया, जो हमारे अखराजात होते हैं। रेवेन्यूज़ हमारे पास वो वसूलियाँ होती हैं जो कि हम लोग चीज़ों को बेच के जो हासिल करते हैं, वो वसूलियाँ, उन वसूलियों को हम लोग रेवेन्यूज़ कहते हैं। तो उसने कहा कि प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है, अगर हम टोटल रेवेन्यूज़ में से टोटल कॉस्ट, मतलब जो हमारे पास हम लोगों ने वसूल किए हैं पैसे चीज़ को बेच के, अगर उनमें से हम जो हमारे अखराजात उस चीज़ को बनाने में आए हैं उसको माइनस कर देंगे ना, तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। ये आगे हमारे पास प्रॉफिट पाई रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट को। टोटल टी आर है टोटल रेवेन्यूज और टी सी है टोटल कॉस्ट। कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस, इसमें डेफिनेशन में हमारे पास आ जाती है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस एग्जामिन द रिलेशनशिप अमंग द टोटल रेवेन्यूज, टोटल कॉस्ट एंड टोटल प्रॉफिट्स ऑफ फर्म एट वेरियस लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस में ना हम लोग आउटपुट देखते हैं कि कौन से आउटपुट पे डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट होता है किसी भी फर्म के लिए। तो उसमें हमारा कॉस्ट में, रेवेन्यूज़ में और प्रॉफिट में क्या रिलेशनशिप बन रहा है, या हम ये कह सकते हैं कि कितने आउटपुट में हमें कितना प्रॉफिट हासिल हो रहा है या कितने लॉसेस हो रहे हैं। तो हमारे पास कॉस्ट वॉल्यूम एंड प्रॉफिट एनालिसिस इसलिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं ये, ताकि हम लोग डिटर्मिन कर सकें कि हम कितना आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे और उस पर हमें कितना प्रॉफिट हासिल होगा। Cost volume or break-even analysis often used by the business executives to determine the sales volume required for the firm to break even and the total profit and losses at द अदर सेल्स लेवल। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है जो कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस है ना, इसको सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं। अच्छा, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस जो है ना वो हम ये कह रहे हैं कि जो बिजनेस एग्जीक्यूट्स हैं ना वो डिटरमिन करने के लिए कि उनका सेल लेवल क्या होना चाहिए, मतलब कितनी प्रोडक्ट्स उनको प्रोड्यूस करनी चाहिए, कितना आउटपुट देना चाहिए ताकि वो ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच सके। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जो ब्रेक इवन पॉइंट है ना वो वहाँ पे होता है जहाँ पे हमारी टोटल कॉस्ट हमारे टोटल रेवेन्यू के बराबर हो जाती है। पीछे हम लोगों ने ये पढ़ा ना कि अगर हम टोटल कॉस्ट रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। अब अगर हमने जितना वसूल किया है, अगर हमारी कॉस्ट भी उतनी, मिसाल के तौर पे हमने 10 रुपये की चीज़ बनाई है और 10 रुपये में उसको सेल किया है, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो गई। यहाँ पे हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा, जितने की चीज़ बनी उतने की बिक गई है। द कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट और ब्रेक इवन चार्ट एज फ्लेक्सिबल टूल टू क्विकली एनालाइज इफेक्ट ऑफ चेंजिंग कंडीशन ऑन द फर्म फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है ना वो क्या करता है, वो हमें क्विकली बता देता है कि कितने आउटपुट पे क्या कंडीशन है फर्म की। जैसे कि एन इंक्रीज इन द प्राइस कैन बी शोन बाय द इंक्रीजिंग द स्लोप ऑफ टीआर। जो टोटल रेवेन्यूज़ है ना उनकी जो स्लोप है ना वो जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर इंक्रीज़ हो रहा प्राइस, अगर हम इंक्रीज़ करते हैं ना तो जो टोटल रेवेन्यूज़ है उसकी क्या हो जाती है, स्लोप इंक्रीज़ हो जाती है। प्राइस क्या होती है जितने में हम चीज़ बेचते हैं, और टोटल रेवेन्यूज़ क्या होती है जो प्राइसेस के बदले, मतलब 10 रुपये की हमने चीज़ बेची है तो 10, हमारा रेवेन्यू भी तो 10 रुपये ही होगा ना। तो ये प्राइसेस डिटरमिन करती हैं कि रेवेन्यू कितना होगा। अगर प्राइसेस ज़्यादा होंगी तो रेवेन्यूज़ भी ऑब्वियस सी बात है कि ज़्यादा होंगे। अब वो ये कह रहा है कि जो प्राइसेस है ना अगर इंक्रीज़ होंगी ना तो टोटल रेवेन्यूज़ का जो कर्व है उसकी जो स्लोप है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी। ये मैं आपको आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में सारा कुछ समझा दूंगी। एन इंक्रीज़ इन द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कैन बी शोन बाय एन इंक्रीज़ इन द वर्टिकल इंटरसेप्ट ऑफ टोटल कॉस्ट। जो वर्टिकल लाइन पे इंटरसेप्ट होता है ना वो हमारी टोटल कॉस्ट को डिफाइन कर रहा होता है। अब टोटल कॉस्ट में क्या होता है, जैसे टोटल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है चाहे काम हो रहा हो, कमोडिटीज़ प्रोड्यूस हो रही हो, प्रोडक्शन हो रही हो या ना हो रही हो, कॉस्ट आती है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि फर्म का
अगर हम लोगों ने जो जगह है वो रेंट पे ली हुई है तो उसका रेंट देना ही पड़ेगा। तो ऐसी जो कॉस्ट्स होती हैं ना, जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो परमानेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, अगर वो उनको उनकी जो पेज़ हैं वो देनी पड़ती हैं, तो ये टोटल कॉस्ट होती है। काम हो रहा हो या ना हो रहा हो, फर्म को ये अदा करनी ही पड़ती हैं। अब आगे नेक्स्ट हमारे पास है, एन इंक्रीज इन द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैन बी शोन बाय द इंक्रीजिंग स्लोप ऑफ टोटल। अच्छा, टोटल कॉस्ट की जो स्लोप है ना, वो हमारे पास जो है वो वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, वेरिएबल कॉस्ट ये होती है जो कि वेरिएबल होती है। मिसाल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि अगर काम नहीं हो रहा होगा ना तो वो वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी, वेरिएबल। अच्छा जी, तो वो जो वेरिएबल कॉस्ट है ना, वो हम कह सकते हैं कि वो कॉस्ट होती है जो अगर प्रोडक्शन ना हो रही हो, चीज़ें प्रोड्यूस ना हो रही हो, फर्म काम ना करी हो, तो वो कॉस्ट नहीं होती। मिसाल के तौर पे हम लोग जो इनपुट ख़रीदते हैं, अगर लेट्स सपोज हम शुगर की फर्म ले लेते हैं, शुगर प्रोड्यूस करने के लिए हमें गन्ने की ज़रूरत होती है। अगर शुगर प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी तो गन्ना नहीं खरीदेंगे, तो उस पर जो पैसे लग रहे हैं वो कॉस्ट नहीं आएगी, उस पर एक्सपेंस नहीं आएंगे। तो ये वो कॉस्ट होती है जो वेरिएबल कॉस्ट, वो होती है जो फर्म काम ना करे तो वो नहीं होती, फर्म को फर्म को एक्सपेंसेस उसके नहीं आते, वो नहीं खर्च करते पैसे उसके लिए। तो अब नेक्स्ट है हमारे पास, द चार्ट विल शो द चेंज इन ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ द फर्म एंड इफेक्ट ऑन प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ द फर्म। तो आगे जो चार्ट है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये हमारे पास जी इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें हम क्या करें, वाई एक्सिस पे डॉलर में ले रहे हैं मनी, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ले रहे हैं क्यू, और यहाँ पे हमारे पास टोटल कॉस्ट का, टोटल रेवेन्यूज़ का कर्व है, जिससे हम लोग ब्रेक इवन पॉइंट तक जाएंगे। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि टोटल कॉस्ट की में दो तरह की कॉस्ट होती है। एक फ़िक्स्ड कॉस्ट जो मैं आपको बता चुकी हूँ, काम हो रहा हो या ना हो रहा हो, वो फ़िक्स्ड कॉस्ट जो फर्म को है ना वो पे करनी ही पड़ती है। और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है अगर काम नहीं हो रहा होगा तो फर्म वो पे नहीं करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना, ये टोटल कॉस्ट का ये वाला जो कर्व है ना, ये हमारे पास ये इंटरसेप्ट होता है। ये जो वाई ये हमारे पास इंटरसेप्ट है जो कि वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो ये हमारे पास हमें फिक्स्ड कॉस्ट बता रहा है कि यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फर्म की जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो $200 हैं। ठीक हो गया। तो ये इंटरसेप्ट इसको कहते हैं, ये जो वाई एक्सिस को लाइन टच करती है ना, इसको हम कहते हैं इंटरसेप्ट। और ये इसकी स्लोप है, टोटल कॉस्ट की स्लोप ये है। ये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट को जाहिर करती है, और ये वाला जो इंटरसेप्ट होता है ये हमें फिक्स्ड कॉस्ट का बताता है, और ये हमारे पास टोटल रेवेन्यूज़ है। अच्छा, अब ये यहाँ पे क्यों इंटरसेप्ट कर रहा होता है, टोटल कॉस्ट का जो कर्व है ना वो यहाँ पे इसलिए इंटरसेप्ट कर रहा होता है कि जैसे कि मैंने पहले बताया कि काम हो रहा है हो या ना हो रहा हो, कुछ जो होते हैं ना एक्सपेंसेस वो फर्म को करने ही पड़ते हैं, जैसे रेंट होगा, जैसे परमानेंट एम्प्लॉयज़ की पे होगी। तो ये इसलिए ये यहाँ पे इंटरसेप्ट कर रहा होता है, यहाँ पे टच कर रहा होता है। 200 ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट है, और ये स्लोप हमें बताएगी कि उसकी वेरिएबल कॉस्ट। उसके बाद ये हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू है ये ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं। ये ऐसा नहीं होता कि हम काम शुरू करें तो हमारे पास पहले ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे। वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, पहले कुछ नहीं आएगा, फिर उसके आगे मज़ीद पैसे आते जाएंगे, जो हमारे रेवेन्यूज़ है वो हमें मिलते जाएंगे। तो ये हमारे पास जो इसकी स्लोप है ना वो हमें बता रही है टोटल रेवेन्यूज़ का। अब उसने क्या कहा है कि ब्रेक इवन पॉइंट जो है ना वो बी पे बन रहा है, जहाँ पे हमारे पास जो हमारी वो है कॉस्ट है वो 400, और हमारा जो आउटपुट है ना वो 40 है। तो वो ये कह रहा है कि ये जो हमारा ये ब्रेक इवन पॉइंट है, इससे पीछे अगर फर्म काम करेगी ना तो ये लॉसेस है। ये देखें यहाँ पे जो है टोटल कॉस्ट जो है ना, ये वाले इस एरिए में टोटल कॉस्ट जो है ना ये बड़ी है टोटल रेवेन्यू से। टोटल रेवेन्यू का ख़त पीछे है और टोटल कॉस्ट का ऊपर है। तो मतलब टोटल कॉस्ट जो हम अखराजात कर रहे हैं ना, जो हमें पैसे मिल रहे हैं चीज़ें बेचने के बदले, वो उससे ज़्यादा है। तो ये हमारे पास ये लॉसेस की कंडीशन है कि हमारे अखराजात ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन हमें उतने पैसे आ नहीं रहे, उतने वसूलियाँ रेवेन्यूज़ उतने मिल नहीं रहे। तो ये हमारे पास लॉसेस की कंडीशन है, और ये हमारे पास प्रॉफिट की कंडीशन है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, टोटल रेवेन्यूज़ जो है ना वो बड़ा है टोटल कॉस्ट से, मतलब टोटल रेवेन्यूज़ ज़्यादा है टोटल कॉस्ट से। हमें जितने पैसे चीज़ को बेच के सेल करके मिल रहे हैं, कमोडिटी को सेल करके टोटल रेवेन्यूज़ जो इकट्ठे हो रहे हैं वो हमारी टोटल कॉस्ट जो हमारे अखराजात आ रहे हैं उससे ज़्यादा हैं। तो ये हमारे पास कंडीशन है, ये प्रॉफिटेबल है। यहाँ पे जो है वो फर्म काम कर सकती है। ब्रेक इवन पॉइंट हमें ये बताता है कि हमने इससे पीछे काम नहीं करना। यहाँ पे हमारे ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या होता है, टोटल कॉस्ट इक्वल हो जाती है टोटल रेवेन्यू के।
टोटल रेवेन्यू के इक्वल होगी टोटल कॉस्ट। तो ये हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट होता है, ये हमें बताता है कि यहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यूज़ जो फर्म की है ना वो इक्वल हो गए हैं। अब यहाँ इससे पीछे अगर फर्म काम करेगी तो उसको लॉस होगा, अगर इससे आगे काम करेगी तब उसको प्रॉफिट होगा। अब ये हमें हमारे पास डिटर्मिन करता है कि हमने कितना आउटपुट जो ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रोड्यूस करना है और कितना आउटपुट इससे मज़ीद आगे प्रोड्यूस करके हम कितना प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। तो हमारे पास कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस हमें क्या बताता है कि फर्म को वो कौन सा ब्रेक इवन पॉइंट है जिससे पीछे काम नहीं करना और जिससे आगे काम करके उसने प्रॉफिट बताना है। तो यहाँ पे हमें प्रॉफिट यहाँ पे जो हमारे पास आगे जो यूनिट हैं आउटपुट के, तो ये 50-60 यूनिट पे हमें पता चल रहा है कि हमारा प्रॉफिट जो हमें वो मिल रहा है, लेकिन पीछे हम देख रहे हैं कि हमें लॉसेस हो रहे हैं। तो ये हमारे पास फेवरेबल कंडीशन फर्म के लिए ये बनेगी। हमारे पास अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आ जाती है। इसमें हमारे पास क्या होता है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू द टोटल प्रॉफिट कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, टोटल कॉस्ट जो होती है ना हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट के इक्वल होती है। अच्छा, ये मैंने पीछे चीज़ें सारी आपको बता दी हैं कि क्या क्या होता है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है। फिर उन दोनों को अगर हम जमा करें मिसाल के तौर पे हम ये कह सकते हैं कि जो फर्म है अगर वो काम कर रही है या काम नहीं करी, फिक्स्ड कॉस्ट तो उसको फिर भी बेयर करनी पड़ रही है। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो वो काम करे तब आती है। तो इन दोनों को अगर हम जमा कर लें तो फर्म की टोटल कॉस्ट बन रही होती है। अच्छा, वो कह रहा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो किसके इक्वल है, एवरेज कॉस्ट के, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। मतलब एक कॉस्ट चीज़ को प्रोड्यूस करने में जो कॉस्ट आ रही है उसको अगर हम डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी पे तो ये हम कह सकते हैं कि वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पे उसने कहा है कि हमने जो हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट है ना वो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट नहीं है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है जो पर यूनिट प्रोड्यूस करने में आ रही है। तो हमारे पास टोटल कॉस्ट किसके होगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, अगर उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से तो ये हमारे पास बनेगी टोटल कॉस्ट। अब हम आगे चलते हैं। तो टोटल कॉस्ट हमारे पास क्या होती है, प्राइसेस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। टोटल कॉस्ट हमारे पास ये भी होती है अगर जो प्राइसेस हम वसूल कर रहे हैं, जो चीज़ों को बेच के जो जिस प्राइस पे चीज़ को बेचते हैं तो उस पर हमें रेवेन्यूज़ हासिल होते हैं। तो वो ये कह रहा है कि अगर हम उसको प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, मिसाल के तौर पे हम 10 रुपये की चीज़ बेच रहे हैं और हम 10 यूनिट ही बेच रहे हैं, तो अगर हम 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल आएगी। तो ये हमारे ब्रेक इवन पॉइंट आउटपुट के लिए क्या होना चाहिए, टोटल रेवेन्यू का टोटल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ, या टोटल कॉस्ट पी मल्टीप्लाई क्यू के भी इक्वल है और टोटल कॉस्ट टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के भी इक्वल है। तो ये दोनों भी आपस में पी मल्टीप्लाई क्यू, ये देखें टोटल कॉस्ट जो हमारे पास है ये पी मल्टीप्लाई क्यू के भी इक्वल आ गई है और जो टोटल कॉस्ट है हमारे पास यहाँ पे वो टोटल कॉस्ट है वो वेरिएबल फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के भी इक्वल है। तो ये भी टोटल कॉस्ट की इक्वेशन, ये भी टोटल कॉस्ट, तो ये दोनों भी आपस में बराबर हो सकते हैं। अब वो इन दोनों इक्वेशंस को बराबर रख के आगे नेक्स्ट ब्रेक इवन पॉइंट के लिए निकाल लेगा कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास प्राइस और क्वांटिटी, ये भी टोटल कॉस्ट और ये भी इनको इक्वल रख लिया। क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पहले टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के लिए हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इधर ले आएंगे, तो जब ये इधर आएगा मसावी से या इक्वल के साइन से दूसरी साइड पे आएगा तो ये इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, प्लस का था तो ये माइनस हो जाएगा। तो प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ गया। अब ये क्यों करें, क्योंकि उसने क्वांटिटी निकालनी है, वो इसमें से भी क्वांटिटी को लेना चाहता है बाहर ताकि वो इनमें से कॉमन लेके तो हमें एक ब्रेक इवन पॉइंट के लिए क्वांटिटी बता सके। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को इधर ले आए तो यहाँ पे क्या होगा, क्वांटिटी को हम लोगों ने कॉमन ले लिया, पीछे मेरे पास अंदर रह जाएगा पी माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो क्वांटिटी को निकालने के लिए ये जो है इक्वेशन है इधर जाके नीचे डिवाइड हो जाएगी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के। तो हमारे पास क्वांटिटी क्या आ जाएगी, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को अगर हम प्राइस माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वो ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी आ जाएगी जहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यूज़ इक्वल है। यहाँ पे जो हमारे पास है टोटल रेवेन्यूज़ और टोटल कॉस्ट
इक्वल है। तो ये हमारे पास वो क्वांटिटी आ जाएगी। अब यहाँ पे उसने कहा कि ये जो P माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ना, इसको हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट भी कह सकते हैं। एक यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, मतलब हर अगली इकाई को प्रोड्यूस करने के लिए अगर 10 कमोडिटीज़ प्रोड्यूस करी है कोई फर्म, उसको 11वीं कमोडिटी प्रोड्यूस करने पे जो अखराजा मार्जिन आएगा ना, जो कंट्रीब्यूशन आएगा, जो उसके एक्सपेंसेस आएंगे, अखराजात आएंगे, तो ये उसको भी बताता है। नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। आगे इसको हम पढ़ लेते हैं। इट रिप्रेजेंट द पोर्शन ऑफ द सेलिंग प्राइस दैट कैन बी अप्लाइड टू कवर द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ द फर्म एंड टू प्रोवाइड फॉर प्रॉफिट। तो ये यही सेम चीज़ के जो पोर्शन है प्राइस का, जो जितने में वो चीज़ से सेल होगी, जिस प्राइस पे वो सेल होगी, वो और वो प्राइस को क्या करना ज़रूरी होना चाहिए कि वो प्राइस जो है ना वो फिक्स्ड कॉस्ट को भी कवर करे और जो फर्म है उसको प्रॉफिट भी प्रोवाइड करे। मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है चीज़ को प्रोड्यूस करने में, जो हम जिस प्राइस पे हम चीज़ बेच रहे हैं उस प्राइस को में फिक्स्ड कॉस्ट भी कवर हो, जो उस पर कॉस्ट आ रही है, और उस प्राइस पे फर्म को प्रॉफिट भी मिले। तो ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट हमें ये बताता है P माइनस AVC। तो यहाँ पे आगे एग्जांपल है। सपोज दैट अ फर्म वांट्स टू गेट अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पाई आर बाय सेलिंग अ स्पेसिफिक क्वांटिटी Q आर। तो यहाँ पे देन CVP कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस कैन बी यूज इन डिटर्मिनिंग द टारगेट आउटपुट फॉर प्रॉफिट। तो यहाँ पे वो टारगेट आउटपुट के इतना प्रॉफिट इतनी क्वांटिटी पे कौन सा टारगेट आउटपुट कितनी उसको लेने चाहिए कि वो उसको प्रॉफिट भी हासिल हो। टोटल क्वांटिटी QT हमारे पास टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्रॉफिट F माइनस पाई माइनस AVC। तो यहाँ पे हमने आगे क्या किया, आगे उस रकमें ली हैं जो हमारे पास है आउटपुट वो कितना होना चाहिए, उसके लिए जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो $200 ली है, प्रॉफिट हमारे पास $100 है, प्राइसेस 10 है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास 5 है। तो उन सबको पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर 6 आ जाएगा। 6 ये वो यूनिट क्वांटिटी के वो यूनिट है जो कि ब्रेक इवन, जहाँ यहाँ पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यूज़ बराबर हैं। इतना एटलीस्ट इतना जो है ना वो हम फर्म को इससे आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आगे जो नेक्स्ट इक्वेशन है उसको वेरीफाई करने के लिए उसने ये पुट किया है। तो आगे हमारे पास यहाँ पे भी उसने 100, यहाँ पे वो कह रहा है कि 100 विच इज़ एक्सेप्टेबल। हमारे पास प्रॉफिट क्या बन रहा है, 100 एक्सेप्टेबल है। प्रॉफिट निकल तो रहा है, एटलीस्ट फर्म को लॉसेस तो नहीं ना हो रहे, और ये खासे मार्जिन से प्रॉफिट हो रहा है। अगर ₹10 प्राइस है, यहाँ पे प्राइस कितनी रखी है, $10 है, और ये $100 प्रॉफिट हो रहा है, तो ये खासे मार्जिन से उसको फर्म को प्रॉफिट हो रहा है। आगे शॉर्ट कमिंग्स में हम आ जाते हैं। कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस। सपोज दैट अ फर्म प्रोड्यूस सिंगल प्रोडक्ट और अ कांस्टेंट मिक्स प्रोडक्ट ओवर टाइम द प्रोडक्ट में चेंजेस एंड इट मे बी डिफिकल्ट टू एलोकेट द फिक्स्ड कॉस्ट एंड अमंग द वेरियस प्रोडक्ट। तो ये जो शॉर्ट कमिंग्स में यही हमारे पास आ जाता है कि जो कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस है ना वो ये सपोज करती है कि एक ही फर्म जो है ना वो एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करिए, लेकिन विद इन टाइम जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाती है। जो प्रोडक्ट है उसमें विद इन टाइम एवोल्यूशन होती रहती है। जैसे हम ब्यूटी क्रीम्स की बात कर लें, अगर ब्यूटी क्रीम्स को देखा जाए तो पहले जो होंगी, जब कोई फर्म ब्यूटी क्रीम बनाना स्टार्ट करती है तो विद इन टाइम ना उसका थोड़े से अरसे के बाद जैसे तो ना वो उसमें और एवोल्यूशन करती जाए। जैसे फेयर एंड लवली की एग्जांपल ले लो, उसमें और मज़ीद एवोल्यूशन हो गई है ना। तो ये कह रहा है कि जो प्रोडक्ट होती है ना उसमें मज़ीद एवोल्यूशन होती रहती है, उसकी वजह से जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना उसका जो एस्टिमेशन है ना फर्म के लिए वो करना मुश्किल होता है विद इन टाइम, क्योंकि वो चेंज होती रहती है। तो ये शॉर्ट कमिंग आ जाती है। और फिक्स्ड कॉस्ट जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वेरिएबल है इस CVP के लिए, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के लिए। तो यहाँ तक अगर आप लोगों को किसी बात की समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा जो इसका नेक्स्ट है ना पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह रिफाइन कर दूँगी।